बजट स्पीच चल रही है और बजट स्पीच में अगर आपको हम बताएं कि शायद टेक्निकल वर्ड समझ में ना आए तो उसके लिए अपना अगला 10 मिनट हमें दे दीजिए। हम पूरी बजट की ग्लॉसरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही हमने निकालने की कोशिश की, हम आपको दे देते हैं। आप इस डेफिनेशंस को इन डेफिनेशंस को सुनकर एक बार समझ लीजिए। हो सकता है जब बजट आप सुने और समझे तो आपको फायदा हो जाए। बजट ग्लॉसरी आपके लिए 29 ऐसे आवश्यक एसेंशियल टर्म्स हैं जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले बजट की ही बात कर लेते हैं। कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है सरकार के फाइनेंस की, जिसमें रेवेन्यू सारे सोर्सेस से और खर्चा जिन एक्टिविटीज में होता है सब दिखाया जाता है। आने वाले समय का बजट जो होता है उसको हम कहते हैं बजटेड एस्टिमेट्स। मतलब क्या सरकार कोशिश कर रही है कि इस साल 26 से 27 के बीच में क्या एस्टिमेट है, कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा आएगा, इसकी कोशिश की जा रही है। इसको बजट अनुमान के नाम से कहा जाता है। दूसरा एक टर्म आप देख सकते हैं, एनुअल यूनियन बजट जो प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, ये लोकसभा में ही किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसको करते हैं और यही बजटेड एस्टिमेट्स बनाते हैं। सारे मिनिस्ट्रीज का और गवर्नमेंट स्कीम्स का, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का बजट एक साथ ही पेश किया जाता है। अब एक टर्म आप देखेंगे कैपिटल। आखिर कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है? जब हम आपसे कैपिटल की बात करें तो समझिएगा पूंजी की बात करें, जब हम आपसे रेवेन्यू की बात करें तो समझिएगा राजस्व की बात करें। कैपिटल का मतलब है कैपिटल रिसीट पेमेंट, जहां पर इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं या लिए जाते हैं। यहां पर कैपिटल बजट में जो भी कैपिटल पूंजी से स्थित है या रिलेटेड है वो सारा इस जगह आता है। पूंजी प्राप्तियों व भुगतान के लिए, शेयर में निवेश के लिए, सब कुछ यहां कैपिटल के तौर पे है। जब आप रेवेन्यू का बात करते हैं तो आप बात करते हैं यार ऐसी चीजें जो साइक्लिक चल रही हैं। इनकम है, कॉर्पोरेट है, एक्साइज है, कस्टम है, कुछ नॉन टैक्स भी होता है जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड। नॉन टैक्स रेवेन्यू है जिसपे कि आपका ये टैक्स के सिलसिले में नहीं बात होती है, टैक्स तो आपके ऊपर लगाया जा रहा है इनकम कॉर्पोरेट करके। और नॉन टैक्स का मतलब हो सकता है इंटरेस्ट डिविडेंड की बात हो, तो यहां पर रेवेन्यू बजट है। खर्चा कहां है? रेवेन्यू बजट का खर्चा अगर दिखा जाए तो रेवेन्यू एक खर्चा भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है सैलरी, डेली ऑपरेशंस पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जहां पर आप कुछ पूंजी बना रहे हो, कुछ एसेट बना रहे हो। खैर, यहां पर इनकम टैक्स, सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू का पार्ट बनता है और लोन्स टू स्टेट्स, पीएसयू का इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल का पार्ट बनता है। मतलब अगर कहीं डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा हो तो वो आपका कैपिटल का पार्ट बनेगा। अभी सुन लीजिए, 3 दिन का फ्री ट्रायल हमारा चलने वाला है। 3 दिन का फ्री ट्रायल, पूरे ऐप का सब कुछ आप फ्री हमसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सारा कंटेंट, सारी टेस्ट सीरीज, सारा कंटेंट आपके लिए 3 दिन के लिए फ्री। ऐप डाउनलोड करिए, सीएमसी कोड लगाइए और 3 दिन का फ्री ट्रायल ले जाइए। हमारा सारे पेड कोर्सेज का आपको फ्री ट्रायल मिलने वाला है। और रिवीजन टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, जो लोग 2026 में देने वाले हैं, बिना इसको दिए मत जाइएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है भाई? डेफिसिट है, साफ भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो घाटा है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल नॉन बोरोड रिसीट का अगर मैं निकाल दूं डिफरेंस तो मुझे मिल जाता है फिस्कल डेफिसिट। जब सरकार की नॉन बोरोड रिसीट्स फॉल शॉर्ट, इट बोरोज फ्रॉम द पब्लिक टू मीट द शॉर्टफॉल। फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट का होता है टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल। आप टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल को और आपको मिल जाता है फिस्कल डेफिसिट। मतलब नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, तो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बीच का है ये एक बहुत बड़ा डेफिसिट, घाटा, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट के नाम से बुलाते हैं। मतलब कुल व्यय और कुल गैर उधार प्राप्तियों के बीच का अधिशेष जो होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू और प्राइमरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आपसे बोले कि रेवेन्यू डेफिसिट है तो आप समझ जाइएगा डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। हमने आपको बताया रेवेन्यू रिसीट क्या है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, और यहां पे खर्चा आप क्या कर रहे हैं, सैलरी में, ऑपरेशंस में। तो ये तो रेवेन्यू का साफ साफ हो गया। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो है, जो आपका घाटा दिखा रहे थे अभी आप, उसमें से इंटरेस्ट को आप हटा दीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट को, तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। ये दिखाता है कि हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट्स बोरोइंग आर गोइंग टुवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। कि इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा कहां आप खर्चा कर रहे हैं, सरकार के कहां खर्चे हो रहे हैं, वो दिखाता है आपको। तो इंटरेस्ट पेमेंट हम इसमें से हटा के दिखाते हैं प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। इसको राजकोषीय घाटा, घटा ब्याज भुगतान, यह बताता है कि सरकार का कितना उधार ब्याज भुगतान के अलावा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए जा रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और रेवेन्यू जब आप बात करते हैं डेफिसिट का तो सिंपल होता है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। प्राइमरी डेफिसिट से आपको पता चलता है कि सरकार बोरो कर रही है एक्सक्लूडिंग डेट सर्विसिंग। हम उधार के लिए बोरो नहीं कर रहे हैं, अपने डेली काम के लिए हो सकता है उधार ले रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से तो आपका रिश्ता बहुत पुराना है। जो आपके ऊपर डायरेक्टली पड़ता हो टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो आपके ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ता है वो इनडायरेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इनकम टैक्स देते हैं
क्योंकि वो आपके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इंपोज होता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जिसको जब आप खरीदते हैं, जो खरीदेगा उसके ऊपर वो टैक्स पड़ता है। जो कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं उनको हम इनडायरेक्ट कहते हैं, अप्रत्यक्ष करते हैं। और जो प्रत्यक्ष होते हैं, जो सीधे व्यक्तियों और निगमों पर लगाए जाते हैं, कॉर्पोरेशन में लगाए जाते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जांपल है मेरे डायरेक्ट टैक्स का, और जीएसटी और कस्टम एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का। आप एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं सर, इनडायरेक्ट टैक्स है जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर भारत में लगाया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, टोबैको अल्कोहल के ऊपर लगता है हमारा एक्साइज ड्यूटी। हम आपसे यह सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या एक्साइज ड्यूटी को भी हमने जीएसटी के दरमियान रख रखा है, ले आया है? नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या आज एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में सबज्यूम हो चुकी है? बताइएगा। कस्टम ड्यूटी, जब आप आयात और निर्यात करते हैं तो आपके ऊपर लगाया जाता है उपकर, जिसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। यहां पे सीमा शुल्क के इंस्पेक्टर और जो कमिश्नर होते बनते हैं। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द कंट्री, यू हैव टू पे सम टैक्स व्हिच इज बीइंग पेड बाय द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। तो आप स्मार्टफोन बाहर से मंगाएंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, आप जब अपना कुछ बाहर बेचने जाएंगे तो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। ये दोनों कस्टम ड्यूटी के दायरे में आता है। कॉर्पोरेट टैक्स और मैट, मिनिमम टैक्स ये कहते हैं मैट को, मिनिमम वैकल्पिक। आपका ऑल्टरनेटिव टैक्स है एमएटी, न्यूनतम वैकल्पिक कर है। और एक आपका है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो भी कॉर्पोरेशन आपका टैक्स पे करती है ऑन द इनकम दे अर्न, जैसे टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ इंफोसिस, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ रिलायंस। मैट क्या होता है? न्यूनतम वैकल्पिक कर है, मतलब मिनिमम टैक्स अ कंपनी मस्ट पे इवन अंडर जीरो टैक्स लिमिट। भले ही आपका जीरो टैक्स लिमिट है, फिर भी आपको जो मिनिमम टैक्स देना पड़ता है वो है एंश्योर्स एटलीस्ट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। यहां 15% तक जो बुक प्रॉफिट है, किताबों में अकाउंट्स में दिख रहा है, उसका ले जाएगी मैट, सरकार लेके चली जाएगी। फिस्कल वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी, जो काम गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो फिस्कल पॉलिसी होता है, जो सरकार नहीं करती, आरबीआई करती है, वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी स्पेंडिंग और रेवेन्यू की बात करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी मनी की लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर करता है। यहां बजट के माध्यम से यह काम होता है फिस्कल पॉलिसी का। यहां पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से काम किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी देखती है, आरबीआई देखती है आपका कौन सा पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है। आइए, इन्फ्लेशन सर, मुद्रास्फीति, सस्टेन्ड इंक्रीज अगर हो जनरल प्राइस लेवल में, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। ये परसेंटेज रेट ऑफ चेंज होता है इन द प्राइस लेवल, जो बढ़ता हुआ दिखता है। तो सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि जो होती है उसको हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। बजट एस्टिमेट्स क्या होता है? हमने आपको बताया, अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड इन द बजट टू एनी मिनिस्ट्री और स्कीम फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये बजट का एस्टिमेट है कि ये होगा। ये ओरिजिनल एस्टिमेट्स होता है प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर। जैसे आज ये बजट जो पेश किया जा रहा है उसमें हम क्या दिखा रहे हैं? द बजट एस्टिमेट्स। उसमें हम क्या दिखा रहे हैं? बजट एस्टिमेट्स। उदाहरण, लोकसभा में जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है इस समय, तो कितना डिफेंस को देंगे, हेल्थ को देंगे, एजुकेशन को देंगे, ये एस्टिमेट दिखाया जाता है। रिवाइज एस्टिमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड ईयर रिव्यू ऑफ पॉसिबल एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स, न्यू सर्विसेज एक्सेट्रा, नॉट वोटेड बाय पार्लियामेंट। एडिशनल प्रोजेक्शंस यहां पे आ सकते हैं, नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल और रीअप्रोप्रिएशन ऑर्डर फॉर द एक्सपेंडिचर अथॉरिटी। मतलब वर्ष के मध्य में व्यय की समीक्षा, रुझानों और नई सेवाओं के आधार पर संसद द्वारा मतित नहीं है। अतिरिक्त व्यय हेतु संसदीय स्वीकृति या पुनर्विनियोजन आदेश आवश्यक है। संसद के बिना पूछे तो आप कुछ भी कर नहीं सकते यहां पर। तो रिवाइज एस्टिमेट बस दिखाता है कि कितना एक्सपेंडिचर अभी दिखता हुआ लग रहा है यहां पर। आइए, एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री का बजट एस्टिमेट 10,000 करोड़ था, पर एक्चुअल स्पेंडिंग हमें दिखी 12,000 करोड़ की। तो आरई में जो आएगा रिवाइज एस्टिमेट, उसमें आ जाएगा कि हमें 2,000 करोड़ सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर और चाहिए हो सकता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर होगा वोट। रीअप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? जब सरकार को यह अनुमति दे दी जाए कि आप रीअप्रोप्रिएशन कर दें, मतलब रीअप्रोप्रिएशन प्रोविजन फ्रॉम वन सब हेड टू अनदर विद इन द सेम ग्रांट। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ग्रांट दे रखा है, तो एक चीज से उठाकर अगर वो दूसरे में डाल दे तो उसको बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन। दे मे बी सैंक्शन्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट एनी टाइम बिफोर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पुनर्विनियोजन सरकार को एक ही अनुदान के भीतर एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में प्रावधानों को स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देता है। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, सेम ग्रांट है मेरा, इधर से बजट उठा के इधर डाल दिया, दैट इज रीअप्रोप्रिएशन। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? एक एडवांस ग्रांट जो पार्लियामेंट देती है, एक वित्तीय वर्ष की एक अवधि के अनुमानित व्यय हेतु संसद द्वारा दिया गया अग्रिम अनुदान है ये।
in respect of the estimated expenditure for a part of the new financial year pending the completion of procedure relating to the voting of the demands of grants and the passing of the appropriation act. भाई एडवांस ग्रांट देना पड़ेगा मेड बाय द पार्लियामेंट ताकि काम चलता रहे इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। मुझे थोड़ा ये चाहिए पैसा भी चलाने के लिए खर्चा। पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर, जो हमारा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं या कर रही हूं, और एप्रोप्रिएशन एक्ट आएगा, ये तो समय लेगा। अभी मुझे खर्चा करने के लिए कुछ चाहिए तो वोट ऑन अकाउंट ले लिया जाता है सर कि एन एडवांस ग्रांट मेड बाय द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द खर्चा दैट आई स्टिल हैव। एक्सेस ग्रांट, आर्टिकल 115 पढ़े, इफ एक्सपेंडिचर अंडर अ ग्रांट एक्सीड्स द प्रोविजन अलाउड थ्रू इट्स ओरिजिनल ग्रांट एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट। अगर किसी अनुदान के अंतर्गत व्यय मूल अनुदान और पूरक अनुदान से अधिक हो जाता है, अगर किसी अनुदान ग्रांट के अंतर्गत व्यय खर्चा किए जाने वाला मूल अनुदान और पूरक अनुदान से अधिक हो जाता है, तो अधिशेष का धारा 115 के तहत संसद में अतिरिक्त अनुदान प्राप्त कर आप बाद में आर्टिकल 115 से आपने खर्चा कर दिया है, अब आप एक्सेस ग्रांट का पार्लियामेंट से अप्रूवल ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस ग्रांट। मतलब आप ओरिजिनल ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट से ज्यादा खर्चा कर चुके हैं, तो जितना ज्यादा खर्चा कर चुके हैं उसको पोस्ट फैक्टो कर देने के बाद आप अनुमति लेते हैं पार्लियामेंट से, एक्सेस ग्रांट कहते हैं। गुलोटाइन और कट मोशंस। गुलोटाइन क्या होता है भाई? आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड डिस्कशन टाइम एंड्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा सारे डिमांड को वोटिंग पे लगाएगा, जो डिस्कस हुए हैं, जो डिस्कस नहीं हुए हैं, और यहाँ पे गुलोटाइन कर दिया जाता है कि जो डिस्कस नहीं है कोई बात नहीं, उस पर भी वोटिंग कर दीजिए। तो निर्धारित चर्चा समय समाप्त होने के बाद, भाई चर्चा का समय समाप्त हो चुका है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो सारे अनुदान को एक साथ रख देंगे कि चलो अब जिसपे आपका चर्चा हुआ ठीक है, जिसपे नहीं हुआ उसको भी वोट कर। तो लिमिटेड टाइम के लिए काम हो जाता है कि भाई हमें टाइम ज्यादा हम ब्रीच ना कर दें, टाइमली बजट का पैसेज हो जाए, गुली टाइम। कट मोशन क्या होता है? मोशन टू रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्रांट्स। आप डिमांड मांग रहे हैं, यहां पर हो सकता है कि मांगी गई राशि के ऊपर कम करने का प्रस्ताव आ जाए, कट मोशन। पॉलिसी कट, अपोजिशन पार्टी बोलेगी सर ये ठीक नहीं लग रहा है। इकोनॉमिक कट, रिडक्शन कर दो। टोकन कट, स्पेसिफिक ग्रीवांसेस दिखाने के लिए किया जाता है, ये पॉलिटी का पार्ट बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दें सर, जितना रेवेन्यू रेज किया जाएगा, मनी उधार लिया जाएगा, लोन रिसीट जो भी होगा, सब गवर्नमेंट के कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। नो मनी कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब आपको इसमें से पैसा निकालना है सर, नहीं हो सकता, बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के नहीं हो सकता है। तो सभी राजस्व, उधार और ऋण वसूली इसमें जमा होती है और इसी से खर्चा किया जाता है सरकारी, बिना पार्लियामेंट के परमिशन के नहीं हो सकता, अकॉर्डेंस विद द लॉ ही होगा। तो आप देख सकते हैं सर, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बोरोइंग, लोन रिकवरी सब इसी में होती है। लो फ्लो आउट, सैलरी, सब्सिडीज, डिफेंस, इंटरेस्ट ऑन डेट, जो भी दिया जा रहा है सब यहीं से दिया जा रहा है। आर्टिकल 266 संविधान का है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता है। हम आपको बता दें, हमारे पास कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट भी है। सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस अकाउंट से किए जाते हैं एक्सेप्ट कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, जो कि सरकार डेली ऑपरेशन के लिए और कई बार कंटिजेंसी के लिए यूज करती है। ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंड है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है और एप्रोप्रिएशन एक्ट के बिना आप ये काम कर नहीं सकते। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्पोजल पे रखा गया है ताकि अगर कोई समय ऐसा लगे कि कंटिजेंसी आ रखी है तो आप डायरेक्टली वहां पर अर्जेंट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को देने के लिए पैसा खर्चा के लिए बोल दो। भारत के राष्ट्रपति के निपटान में रखी गई एक निधि जो उन्हें कार्यपालिका सरकार को अप्रत्याशित तत्कालिक व्यय करने की शक्ति देती है कि आपको मैं परमिशन दे रहा हूं आप करिए, वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। पब्लिक अकाउंट, भाई सरकार बैंकर है, बैंकर फॉर फंड्स वेयर मनी इज रिसीव्ड एंड रिटर्न टू डिपॉजिटर्स, ट्रांजैक्शंस आर नॉट गवर्नमेंट रेवेन्यूज। जैसे भाई अगर आप पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा कर रहे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में थोड़ी ना जाएगा, पब्लिक अकाउंट्स में जाता है। आर्टिकल 266 का 1 आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि गवर्नमेंट एक्ट एज अ बैंकर, सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है, जहां धन प्राप्त करके जमाकर्ताओं को वापस किया जाता है। यहां पे संसद की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो काम हो रहा है, सरकार को स्कीम लेकर आई, आपने पैसा दिया सरकार का, आपसे डायरेक्ट। फाइनेंस बिल, आउटकम बजट। फाइनेंस बिल मतलब बिल प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली आफ्टर यूनियन बजट डिटेलिंग टैक्स चेंजेस प्रपोज्ड। बजट के तुरंत बाद प्रस्तुत विधेयक जो करों में परिवर्तन का विवरण करते हैं वो होता है फाइनेंस बिल, कि ये टैक्स चेंज हो रहे हैं, वो फाइनेंस बिल में आता है। आउटकम बजट, प्रोग्रेस कार्ड मेजरिंग डेवलपमेंट आउटकम्स एंड फंड यूसेज बाय मिनिस्ट्रीज, मंत्रालयों द्वारा जो विकासात्मक परिणाम और धन उपयोग को मापने का जो तरीका है, प्रगति पत्र है, वो आउटकम बजट से दिखाया जाता है। प्लान वर्सेस नॉन प्लान। प्लान एक्सपेंडिचर क्या है कि सरकार द्वारा गवर्नमेंट अकाउंट से जो पैसा गया सेंट्रल प्लान डेवलपमेंट के लिए स्पेंट ऑन प्लान स्कीम्स, उसको हम प्लान डेवलपमेंट बोलते हैं, केंद्रीय योजना है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नॉट इन प्लान
वो डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, योजना से बाहर जो व्यय हैं वो होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर किसी भी पीएसयू का शेयर सरकार बेच देती है तो उसका जो अर्निंग आता है उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये पैसा जाता है कैपिटल अकाउंट में। सोचिए, इतने 29 स्कीम थी, हमने आपको नाम थे इतना तुरंत तुरंत बता दिया है। एक बार जरूर याद रखिएगा, इसको देखकर अब आप जाके बजट सुनेंगे तो आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या टर्म क्या कहता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बजट के सेशन में। आज लाइव एनालिसिस देखेंगे क्या बदला है क्या नहीं बदला है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी की नजर से। आपसे कुछ ही देरों में हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय, टेक केयर।